हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मानसून एंड क्लाइमेट इन इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि पहले हम शुरुआत करेंगे मानसून के इंट्रोडक्शन से। फिर हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मानसून को इन्फ्लुएंस करते हैं या यूं कहें कि उसको प्रभावित करते हैं। फिर हम मानसून के मैकेनिज्म की और उसकी शुरुआत कैसे होती है वो देखेंगे। उसके बाद हम रिट्रीटिंग मानसून के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में आप लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। वहीं पे मानसून का क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, वो भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। इसके पश्चात मानसून की प्रिडिक्शन कैसे की जाती है या यूं कहें मानसून की भविष्यवाणी कैसे की जाती है, हम इसको भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भविष्यवाणी करने के दौरान, प्रिडिक्शन करने के दौरान कौन सी चुनौतियां हैं, कौन से चैलेंजेस आते हैं। फिर हम देखेंगे रिसेंट इनिशिएटिव्स, हमने क्या अभी इनिशिएटिव्स लिए हैं इन चीजों के रिगार्डिंग, यानी हालिया पहल क्या है। फिर हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट होता है मानसून पे। और फिर हम देखेंगे ITCZ और एल नीनो क्या है और इनका क्या महत्व है जब भी हम बात करते हैं मानसून की या फिर क्लाइमेट इन इंडिया की। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार पढ़ देता हूं। The images used in our site deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and the owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण। हमारे साइट डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई भी चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो मानसून है उसको आमतौर पर ट्रॉपिकल रीजन्स में महसूस किया जाता है या ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। और ये ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं? वो रीजन जो कि 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में पड़ते हैं। यानी मैं आपसे कहूं, मान लीजिए ये एक पृथ्वी है इस प्रकार से, और यहां पे कुछ इस तरीके से आपको लाइनें देखने को मिलती है। तो जो ये वर्टिकल लाइन है इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो ये जो लाइन है इसी में डिग्रीज होती हैं। ठीक है, तो जो 20 से लेके 20 के बीच में, यानी 20 डिग्री नॉर्थ यहां से शुरू होके यहां तक आती है, उसके बीच में जो ये एरिया पड़ता है इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो ये जो इलाका है जो इन दो लाइनों के बीच में पड़ता है, यहीं पे आपको मानसून देखने को मिलता है, यहीं पे मानसून आपको प्राप्त होता है। वहीं पे इंडिया की जो जलवायु है या फिर जो क्लाइमेट है उसको हम मानसून टाइप क्लाइमेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया इसी रीजन के बीच में पड़ता है, इसी वजह से इंडिया में भी आपको मानसून देखने को मिलेगा। और जो मानसून की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या मानसून टाइम क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भी देखने को मिलती हैं, यानी सदर्न और साउथ ईस्ट एशिया में भी। इसी के साथ साथ इंडिया में 4 सीजनल डिवीजन है, जिसमें से 2 जो हैं वो मानसून से ही रिलेटेड हैं। आइए इनको एक बार समझते हैं। सबसे पहला जो डिवीजन है वो है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के नाम से भी जानते हैं। ये सीजन आपका साल के जून से सितंबर के महीने के बीच मिलता है। ठीक है, और इस सीजन के दौरान आपको देश के कई हिस्सों में बारिशें देखने को मिलती हैं। वहीं पे जो दूसरा सीजन है वो है रिट्रीटिंग मानसून सीजन, जो आपका
अक्टूबर और नवंबर के बीच देखने को मिलता है और लगभग माना जाता है कि इस समय के दौरान जो मानसून है वो वापस जा रहा होता है या फिर विड्रॉल कर रहा होता है इंडिया से। ठीक है, वहीं पे अगर अब हम बात करें उन फैक्टर्स की जो कि मानसून को अफेक्ट करते हैं या उस पर प्रभाव डालते हैं, तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। पहले हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून की, क्योंकि ये वो टाइम है जब मानसून इंडिया में एंटर होता है, जब इंडिया में आता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि साउथ वेस्ट मानसून की फॉर्मेशन में मदद करते हैं इंडिया में। आइए इनको देख के समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो कारक है वो है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग। अगर हम बात करें जमीन की और पानी की, तो देखिए इनके गर्म होने की अवधि या फिर इनका गर्म होने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ये दोनों ही गर्म और ठंडे होते हैं, लेकिन अलग अलग रेट्स पे। जब दिन का समय होता है तो जो जमीन है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, और पानी के मुकाबले यहां पे हो जाता है आपका क्या, लो प्रेशर। ठीक है, वहीं पे जब रात होती है तो जो आपकी जमीन है वो काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है और पानी गर्म हो जाता है। तो जो आपकी जमीन है वहां पे होता है फिर हाई प्रेशर और जो आपका वाटर बॉडी है वहां पे होता है फिर लो प्रेशर। ठीक है, इसी के पश्चात अगर हम बात करें कि इस डिफरेंशियल हीटिंग जो होती है लैंड और इसकी सी की, इसका मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए गर्मियों के दौरान जून से सितंबर के महीने के दौरान जो इंडिया की जमीन है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और यहाँ पे क्रिएट होता है क्या, आपका लो प्रेशर। वहीं पे साउथ में हम जानते हैं कि इंडिया समंदर से घिरा हुआ है, तो जो आपका समंदर है वो धीरे धीरे गर्म होता है, तो वहां पे अक्सर आपको मिलता है क्या, हाई प्रेशर। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी विंड्स हैं, जो आपकी हवा है, वो हाई से लो की तरफ बहती है, यानी समंदर से जमीन की तरफ। और जो हवा समंदर से जमीन की तरफ आती है वो अक्सर अपने साथ मॉइस्ट एयर होती है या नमी लेके आती है। ठीक है, और इसी से आपकी फॉर्म्ड होती है मानसून विंड्स या फिर मानसून हवाएं। वहीं पे सर्दियों के दौरान क्या होता है, जब जमीन है वो ठंडी हो जाती है और जो आपका पानी का इलाका है वो गर्म हो जाता है, यानी जमीन पे बनता है हाई प्रेशर और पानी पे बनता है लो प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हवा थी जो पहले समंदर से जमीन की तरफ चल रही थी, अब वो उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी जमीन से समंदर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से इंपैक्ट करता है। वहीं पे जो दूसरा कारक है या दूसरा फैक्टर है वो है आपका आईटीसीजेड। आईटीसीजेड की फुल फॉर्म यहां पे याद रखिएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये फुल फॉर्म आप प्लीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम आईटीसीजेड का छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखें, हालांकि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसको आगे जाके डिटेल में रिवाइज करेंगे, बस यहाँ पे छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन आप समझ लीजिए। जो आपका आईटीसीजेड है वो इक्वेटर के आसपास फॉर्म होता है, जहां पे जो ट्रेड विंड्स हैं जो कि आपकी नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर से आ रही हैं, वो इक्वेटर पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं या मिल जाती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको अक्सर ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो आपका इक्वेटर है वो काफी गर्म है, लो प्रेशर है, और जो आपकी नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर से आने वाली हवाएं हैं वो ठंडी होती हैं, अपने साथ नमी लेके आती हैं। तो जब वो इस एरिया में एंटर करती हैं, कन्वर्ज होती हैं, तो जो नमी है वो पानी की बूंदों में बदल जाती है और फिर बारिश की शुरुआत होती है। ठीक है, वहीं पे जो आईटीसीजेड है वो मौसम के हिसाब से अपनी पोजीशन भी चेंज करता है, यानी जब गर्मी होती है तो वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी जो आपके गंगा प्लेन्स हैं इंडिया में उनकी तरफ, और इसी को हम मानसून ट्रफ भी कहते हैं। यानी आईटीसीजेड जब गंगा की तरफ शिफ्ट होता है, गंगा के मैदानों के ऊपर, तो ये वहां पे लो प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से समुद्र से बहने वाली हवाएं इस तरफ आके इस तरीके से कुछ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानसून की शुरुआत के लिए, या कहें मानसून की बारिश के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरे इंडिया में। उसके बाद तीसरा फैक्टर है हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मडागास्कर। अगर आप
वर्ल्ड मैप देखें तो आपको मडागास्कर मिलेगा अफ्रीका के ईस्ट की तरफ, और मडागास्कर का ईस्ट जो है वो इंडिया की तरफ पड़ता है। तो पहले हम लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए, जो हाई प्रेशर एरिया है वो लगभग आपका 20 डिग्री साउथ में पड़ता है इंडियन ओशन में, जिसको हम अक्सर कह देते हैं मसाक्रीन हाई। क्यों? पहली चीज हाई प्रेशर है, दूसरा मेडागास्कर के पास है, तो इसको हम मसाक्रीन के नाम से जानते हैं, या दोनों को मिला दे तो मसाक्रीन हाई के नाम से जानते हैं। यदि अगर हम अब बात करें कि इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है मानसून पे, तो जो पोजीशन एंड स्ट्रेंथ है इस हाई प्रेशर सिस्टम की, वो हवाओं की बहने की स्थिति को डाइवर्ट करती है या कहीं इन्फ्लुएंस करती है कि जो हवा है वो भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ बहना शुरू कर देती है। वहीं पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे जो गर्म होने की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट है, वो मानसून विंड्स को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है, और इसी के साथ जो मानसून विंड है जब वो यहाँ पहुंचती हैं तो उनकी जो रफ्तार है उसमें भी कमी आती है, और वो भारतीय उपमहाद्वीप के जमीनी हिस्से पे रुकना शुरू हो जाती है। ठीक है। चौथा हमारा फैक्टर है हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू इंडिया के नॉर्थ में है, या फिर कहें नॉर्थ ईस्ट साइड में है। समर हीटिंग की अगर हम बात करें जो तिब्बतन प्लेट्यू को अंडर आता है, देखिए गर्मियों के दौरान जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो काफी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हवाएं हैं वो एकदम सीधाई में बहना शुरू कर देती हैं। ठीक है। और गर्म होने की वजह से क्या होता है कि समुद्री इलाकों से ऊपर होने की वजह से यहां पे जब हवा ऊपर चली जाती है तो यहां पे क्रिएट होता है फिर लो प्रेशर। ठीक है। हवा गर्म हुई, ऊपर चली गई, तो अब नीचे कोई हवा नहीं है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब इसका क्या इंपैक्ट होता है मानसून पे, एक बार इसको समझ लेते हैं। जो लो प्रेशर क्रिएट होता है हाई ऑल्टीट्यूड पे, या कहें कि तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर, ये क्या करता है, ये इंडिया के नॉर्थ में जो मानसून विंड्स हैं उनको आकर्षित करना स्टार्ट कर देता है, जो कि इंडियन ओशियन में जनरेट होती हैं, जो कि इंडिया के साउथ में है, और उसके बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नॉर्थ की तरफ बहना शुरू कर देती हैं, क्योंकि तिब्बतन प्लेट्यू इंडिया के नॉर्थ में है। और इसकी वजह से जो मानसून की हवाएं पहले से ही भारत में आ चुकी थी ITCZ की वजह से, उनको और ज्यादा ताकत और ज्यादा नमी मिलती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बारिश करती हैं। वहीं फिर हम बात करें जेट स्ट्रीम्स की, तो ये क्या होती हैं? जेट स्ट्रीम जमीन से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर बहने वाली तेज हवाएं हैं। ठीक है। जेट स्ट्रीम लगभग 4 तरह की होती हैं: पोलर नाइट, पोलर फ्रंटल, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ दो हैं, वेस्टर्ली और ट्रॉपिकल। पोलर फ्रंट और पोलर नाइट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काफी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड्स पे हैं, सॉरी हाई लैटिट्यूड्स पे हैं, और हम लोअर लैटिट्यूड पे आते हैं। तो पहली हमारी है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सर्दियों के दौरान जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के दक्षिण में आ जाती है, लेकिन गर्मियों के दौरान ये हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है। और क्या होता है इसकी वजह से, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो आकर्षित होती है इंडियन पेनिसुला की तरफ, या फिर कहें इंडिया की तरफ। वहीं पे फिर आती है हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसी को हम अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम ईस्टर्ली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी ईस्ट टू वेस्ट बहती है, या कहें पूरब से पश्चिम की तरह बहती है गर्मियों के दिनों में। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो जेट स्ट्रीम है ये ठंडी होती है, तो जैसे ही ये साउथ वेस्ट मानसून की हवाओं के ऊपर से गुजरना शुरू करती है, तो ये उन गर्म हवाओं को जिसके अंदर मॉइस्चर है उसे ठंडा कर देती है, या कहें उसको कंडेंस कर देती है, और जब मॉइस्चर कंडेंस होता है तो वो बारिश में तब्दील हो जाता है। अब अगर हम इन्फ्लुएंस देखें ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का या अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, तो देखिए जो मानसून की शुरुआत है या जो उसकी ताकत है उसको करने में या उसको बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। कैसे, मैं आपको अभी बता चुका हूं। ठीक है। जो मॉइस्ट एयर है जो साउथ वेस्ट मानसून की है, जो ITCZ की वजह से इंडिया में आकर्षित हुई है, उस मॉइस्ट एयर को ठंडा करने में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और जब ये उसको ठंडा कर देती है तो ऑटोमेटिकली बारिश शुरू हो जाती है। फिर आता है हमारा सदर्न ऑसिलेशन, जिसको हम एसओ के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें
जो सदर्न ऑसिलेशन है इसको हम पीरियोडिक रिवर्सल भी कहते हैं प्रेशर का, जो कि आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में होता है और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन के बीच होता है। ठीक है, इस पोजीशन को याद रखिएगा कि ये आपका कहां होता है, तो ये आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक के से लेके ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन के बीच में होता है। वहीं यहाँ दो फिनोमेना और हैं, एल नीनो और ला लीना। एल नीनो के साल के दौरान जो ईस्टर्न पैसिफिक एरिया है वहां पे मानसून विंड्स जो हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं और जिसकी वजह से जो भारत में बारिश होनी है वो कम होती है और भारत में अक्सर सूखा देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पे इसके विपरीत या इसके उलट जो ला लीना है, जो ला लीना का साल है, उसके दौरान जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, ताकतवर होता है, जिसकी वजह से इंडिया में स्ट्रॉन्गर मानसून विंड्स आती हैं और जब फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। इन सभी फैक्टर्स को हमें समझना होता है, क्यों? तभी हम मानसून के दौरान होने वाली कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता को या फिर वेरिएबिलिटी को, परिवर्तनशीलता को समझ सकते हैं कि इंडियन मानसून सिस्टम कैसे काम करता है और डिफरेंट फैक्टर्स का उस पर क्या असर पड़ता है। वहीं पे यदि अब हम बात करें मैकेनिज्म की या फिर ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून की, साउथ वेस्ट मानसून की शुरुआत कैसे होती है तथा ये काम कैसे करता है, तो देखिए सबसे पहला फैक्टर जो हमें यहां देखने को मिलेगा वो होगा शिफ्ट ऑफ ITCZ। शिफ्ट ऑफ ITCZ, तो जो आपका ITCZ है जिसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जानते हैं, ये आपका नॉर्थ और साउथ इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होता रहता है सन के मूवमेंट के साथ में। ठीक है, जब सन का मूवमेंट गर्मियों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होता है तो ये नॉर्थ में चला जाता है, सर्दियों में जब सन का मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ होता है तब ये साउथ में चला जाता है। ठीक है, आप यहां भी देख सकते हैं कि जून के महीने के दौरान जो गर्मी का महीना होता है उस समय जो सन है वो सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होता है, तो जो ITCZ है वो भी आपका नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये गर्मियों का है और फिर ये सर्दियों का है। तो गर्मियों के दौरान ये नॉर्थ में है और सर्दियों के दौरान ये साउथ में। फिर आती हैं आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं। जून के महीने के दौरान जो ट्रेड विंड्स हैं ये सदर्न हेमिस्फीयर को क्रॉस करके इक्वेटर की तरफ आ जाती हैं और कोरियोलियस फोर्स जो कि अर्थ के घूमने की वजह से जनरेट होती हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहना शुरू कर देती हैं, यानी कुछ इस डायरेक्शन में। ये हुआ आपका साउथ वेस्ट और ये हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ये जो हवाएं हैं ये बहुत ज्यादा नमी या मॉइस्चर को अपने साथ कैरी करती हैं जब ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं इंडियन ओशन के ऊपर से, जो कि गर्म है। फिर आता है हमारा ITCZ और मानसून ट्रफ। जुलाई की शुरुआत तक जो ITCZ है वो लगभग 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में शिफ्ट हो चुका होता है, या कहें पूरी तरीके से इंडो गैंगेटिक प्लेन के ऊपर आ चुका होता है। उसके पश्चात जो साउथ वेस्ट मानसून है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग जो इंडिया के पश्चिमी इलाकों को कवर करता है अरेबियन सी के ऊपर से आता हुआ, दूसरा भाग जो इंडिया के पूर्वी इलाकों को कवर करता है बे ऑफ बंगाल से आता हुआ। इसी के दौरान जो ITCZ है उसी को हम मानसून ट्रफ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक लो प्रेशर एरिया है जो कि अरेबियन सी से भी हवाओं को खींच रहा है, ऑफ बे ऑफ बंगाल से भी हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। फिर हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम्स की। जो आपकी शिफ्ट है ICZ की वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को पोजीशन लेने के लिए मजबूर कर देती है नॉर्थ इंडियन प्लेन में साउथ ऑफ हिमालयास की तरफ। वहीं पे जो आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है जिनको हम सोमाली जेट के नाम से भी जानते हैं या अफ्रीकन जेट के नाम से भी जानते हैं, ये भी लगभग 15 डिग्री नॉर्थ की तरफ खुद को शिफ्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपस में मिलके
मानसून के प्रचंड आगमन या फिर आप कह सकते हैं बर्स्ट ऑफ द मानसून की शुरुआत करते हैं, यानी बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बारिश की शुरुआत हो जाती है। वहीं पे ये जो हवाएं हैं ये मॉडिफाइड भी होती हैं। तो जैसे जैसे ये हवा जमीन की तरफ बहती है, जो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन है जिसमें ये अब तक बह रही थी, वो मॉडिफाइड होती है किसकी वजह से? नॉर्थ वेस्ट में होने वाले लो प्रेशर की वजह से। तो ये अब नॉर्थ वेस्ट का रुख करना शुरू कर देती है। इंडियन मानसून जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में रीच करता है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। पहला हिस्सा है अरेबियन सी ब्रांच, जो कि अरेबियन सी के ऊपर से होकर आती है वेस्टर्न साइड से। दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो कि अराकन हिल्स की तरफ से होकर आती है म्यांमार के, और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से एंटर करती है इंडिया में, और ये आपकी साउथ और साउथ ईस्ट इंडियन ओशियन से या बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके आती है। वहीं पे जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो है मानसून ब्रेक्स। ये क्या है? मानसून का जो ट्रेंड है वो लगभग एक समय पे आके रुक जाता है, और इसके दौरान सिर्फ कुछ ही दिन बारिश होती है, ठीक है। और ये जो ब्रेक है ये किस वजह से होता है? मानसून ट्रफ के मूवमेंट की वजह से। यानी मानसून ट्रफ अगर अपनी पोजीशन से इधर उधर हिलना शुरू करेगा तो मानसून की जो बारिश है वो भी कई बार रुक जाती है, ठीक है। हालांकि ये एक जनरल पैटर्न है, लेकिन ऐसा होने की वजह से इंडिया के कई इलाकों में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे आपने भी कई बार देखा होगा कि कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों में जो ज्यादा दूर नहीं है उस इलाके से, वहां पे भी बारिश नहीं देखने को मिलती है। उसका कारण यही है। अब आइए देखते हैं रिट्रीटिंग मानसून सीजन को, जाते हुए मानसून के मौसम को। देखिए जो आपका रिट्रीटिंग मानसून सीजन है ये आपका तब दिखता है जब आपका जो आसमान है वो साफ हो जाए और जो आपका टेम्परेचर है या तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाए। हालांकि जो जमीन है वो अभी भी नमी रहती है, ठीक है, लेकिन जो तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ आपकी उमस भी बढ़नी शुरू हो जाती है, जो कि एक उमस भरी गर्मी में तब्दील हो जाती है। और उसी चीज को अक्सर हम अक्टूबर हीट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रिट्रीटिंग मानसून्स के, तो देखिए पहला है टेम्परेचर चेंजेस, तापमान में परिवर्तन। लगभग अक्टूबर के सेकेंड हाफ में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो लगातार गिरना शुरू हो जाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया। क्यों? क्योंकि सर्दियों के मौसम शुरू हो चुके होते हैं, ठीक है। वहीं पे रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, जाते हुए मानसून की वजह से क्या होता है कि आपका जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे अब जो मौसम है वो सूखा हो जाता है, यानी बारिशें नहीं होती हैं। लेकिन जो आपका ईस्टर्न पेनिसुला है, यानी आपका साउथ ईस्ट का इलाका है सेंट्रल इंडिया से होते हुए, वहां पे आपको बारिश देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये जो आपका ईस्टर्न पार्ट है पेनिसुला का या पेनिसुला इंडिया का, इसमें जब साउथ वेस्ट मानसून का मौसम होता है यानी जून से सितंबर का, उस समय आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपके अक्टूबर और नवंबर के महीने होते हैं, इन महीनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि जाता वो मानसून जो है वो इसी इलाके के ऊपर से गुजरता है। तो जितनी भी नमी उसके पास बची होती है वो सारी यहीं पे वो छिड़का करके चला जाता है। वहीं फिर हम बात करते हैं साइक्लोनिक डिप्रेशंस की, चक्रवाती दबाव की। तो रिट्रीटिंग मानसून के दौरान जो पूरे इलाके में ताबड़तोड़ बारिशें होती हैं, उसका कहीं ना कहीं रिश्ता होता है साइक्लोनिक डिप्रेशन से, जो कि आपके अंडमान सी में बनते हुए चक्रवात या साइक्लोन पे डिपेंड करता है। तो जो आपके अंडमान सी है वो आपका ईस्ट की तरफ है, वहां पे अक्सर इस महीने के दौरान साइक्लोनिक डिप्रेशन होते हैं, और इन्हीं साइक्लोनिक या तूफानी हवाओं की वजह से बहुत ज्यादा तो आपको बारिश देखने को मिलेगी ईस्टर्न कोस्ट की तरफ या सदर्न पेनिसुला की तरफ।
साथ के साथ ये जो चक्रवात होते हैं ये काफी ज्यादा तबाही भी मचाते हैं कई बार इलाकों में। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और प्लस रिट्रीटिंग मानसून की वजह से भी इनमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ इनको मिलती है। वहीं पे हम बात करें रेनफॉल ऑन द कोरोमंडल कोस्ट की, तो जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है वहां पे इन डिप्रेशन और साइक्लोन की वजह से काफी अच्छे अमाउंट में बारिश देखने को मिलती है। वहीं पे हम अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून की, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, या फिर कहें पूर्वोत्तर मानसून की। तो देखिए बाकी इंडिया की तरह जिसको साउथ वेस्ट मानसून के दौरान बारिश मिलती है, यानी जून और सितंबर के बीच में, जो आपका नॉर्थ ईस्ट का मानसून है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए और यहाँ पे वाटर सप्लाईज करने के लिए सदर्न रीजन्स में। ठीक है, लगभग आपका अक्टूबर और नवंबर के दौरान, यानी आप कह सकते हैं जो मानसून आपका साउथ वेस्ट हवाओं की वजह से आता है वो लगभग जून से सितंबर के बीच में बारिश करता है पूरे इंडिया में। लेकिन जो मानसून जिसे हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो आता है अक्टूबर नवंबर के दौरान। तो ये मानसून सिर्फ ईस्टर्न पेनिसुला या सदर्न रीजन्स में बारिश करता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां की वाटर सिक्योरिटी की वजह से और वहां की फार्मिंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है जिंदगी पे इंडिया के लोगों की, सबसे पहला एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस। देखिए हम जानते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो इंडियन इकोनॉमी का एक क्रूशियल पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी जनसंख्या है उसका लगभग 64% जो है वो अपने जीवन यापन के लिए, अपनी लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। और ज्यादातर जो किसान हैं इंडिया में वो मानसून की बारिश पे डिपेंड करते हैं। किसके लिए? सिंचाई के लिए या कहीं इरिगेशन के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपकी नहरों से या फिर हम कहें जो कुएं खोद के सिंचाई की जाती है आर्टिफिशियल तरीके से, वो सिर्फ कुछ ही एग्रीकल्चर लैंड को या फिर एग्रीकल्चर लैंड के कुछ ही हिस्से को पर्याप्त मात्रा में पानी प्रोवाइड कर सकता है और बाकी का जो हिस्सा है वो लगभग मानसून की बारिश पे ही डिपेंड करता है, उस पे ही निर्भर करता है। वहीं पे जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जो निर्वाह खेती है, जो आपके ज्यादातर फार्मर्स हैं इंडिया में, ज्यादातर कहीं या कहें कि कई सारे फार्मर्स हैं इंडिया में जो कि फसलें उगाते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकल कंजप्शन के लिए या यूं कहें अपने कंजप्शन के लिए। तो मानसून की जो बारिश है ये इंश्योर करती है कि उनकी फसलों की अच्छे से सिंचाई हो सके, उनके पास अपनी फैमिलीज को या अपनी कम्युनिटीज को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन हो, पर्याप्त खाना हो। वहीं पे फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी की। देखिए जो आपकी टाइमली रेनफॉल है यानी वक्त पे जो बारिश होती है, तो जैसे मान लीजिए इंडिया में सीजन्स होते हैं क्रॉपिंग के, जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। जैसे खरीफ सीजन होता है जो आपका गर्मियों के दौरान होता है, जिसमें हम उगाते हैं चावल, मक्का, दाल। ठीक है, ये जो मौसम है ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है मानसून पे और उसके टाइमली अराइवल पे। ठीक है, अगर मानसून जल्दी आया या कम आया तो जो इन फसलों को बोकर काटने का शेड्यूल है, ठीक है, वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाता है क्योंकि इरिगेशन की जरूरत होती है और वो मानसून से ही पूरी होती है। वहीं पे हम बात करें वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल की, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का पूरे मानसून सीजन के दौरान वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए। अगर कम बारिश होगी या बहुत ज्यादा बारिश होगी तो हो सकता है बाढ़ आ जाए, मिट्टी बह जाए या फिर ज्यादा या कम बारिश की वजह से जो फसलें हैं वो भी डैमेज हो जाएं। ठीक है, तो इसीलिए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे फिर हम बात करते हैं रीजनल क्रॉप डायवर्सिटी की। सबसे पहला है हमारा क्लाइमेटिक अडेप्टेशन।
जो आपके डिफरेंट रीजन्स हैं इंडिया में, जहां पे मानसून की जो रेनफॉल है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिलती है, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे उगाई जाने वाले फसलों की पैटर्न्स भी चेंज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिन इलाकों में ज्यादा बारिश होती है, यानी वेस्ट बंगाल और केरला में, वहां पे आपको ज्यादातर चावल की खेती देखने को मिलेगी, क्योंकि चावल की फसल को पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे जहां इलाकों में थोड़ी कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान हो गए या फिर ईस्टर्न महाराष्ट्र हो गया, वहां पे मिलट और पल्सेस जैसी चीजें उगाई जाती हैं, क्योंकि इनको पानी की कम जरूरत होती है। वहीं पे फिर हमारे सामने आता है मल्टीपल क्रॉप साइकिल्स। ठीक है। तो जिन इलाकों में अच्छी खासी बारिश होती है, जहां पे इरिगेशन की कोई ज्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ती बारिश की वजह से, वहां पे साल में एक साथ कई सारी फसलें उगाई जा सकती हैं। यानी जो फूड सिक्योरिटी है और जो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उन दोनों को ही एंश्योर किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की। सबसे पहला है हमारा फूड हैबिट्स, खाने पीने की आदत। ठीक है। तो मानसून के दौरान जिस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, वो ही वहां के लोगों की, जो लोकल लोग हैं वहां के, उनके खाने पीने की चीजों को इफेक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए केरला में ज्यादातर चावल उगाया जाता है बारिश की वजह से, तो वहां के लोग ज्यादातर चावल और मसालों की खेती करते हैं। यानी उनका जितना भी खाने पीने का सामान है, वहां पे आपको कहीं ना कहीं चावल और मसाले देखने को मिलेंगे। फिर आता है हमारा क्लोथिंग एंड हाउसिंग। जो ट्रेडिशनल या फिर कहे पारंपरिक कपड़े हैं या फिर घर बनाने के तरीके हैं, वो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं, जिसको कि मानसून इफेक्ट करता है। यानी जिन इलाकों में ज्यादा बारिश होती है, वहां पे अक्सर जो छतें हैं वो स्लोप्ड नीचे की तरफ होता है, ताकि पानी जो है छतों पे जमा ना हो जाए और सीलन ना आए। ठीक है। वहीं पे वहां पे लोग अक्सर हल्के और आप कह सकते हैं थोड़े से खुले कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा नमी होती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। वाटर रिसोर्सेज पे क्या इंप्लीमेंट होता है? सबसे पहला होता है रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यानी कि जो आपकी वाटर रिसोर्सेज जैसे लेक, रिवर्स या ग्राउंड वाटर लेवल्स लगातार जब ये यूज में होती हैं, तो इनका जो पानी का लेवल है वो कम होता है। तो जो मानसून है उसकी बारिश से, उसके पानी से ये भी बढ़ जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है पानी की, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, यहां तक कि इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी। वहीं पे अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स की, तो कई सारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है इंडिया में, वो पानी को जमा करके रखते हैं डैम्स में और रिसीवर्स में। ठीक है। तो ये जो डैम्स है और रिसीवर्स हैं, इनका भी पानी वक्त के साथ खत्म होने लगता है जब ये यूज में होते हैं। तो मानसून में जब बारिश होती है, तो इनका पानी फिर से भर जाता है। यानी जो एनर्जी डिमांड्स हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए जो हमें पावर चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वो मानसून की वजह से हमारी पूरी होती रहती है। वहीं पे हम बात करें कि विंटर रेनफॉल के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं वो बनते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं रबी क्रॉप्स के लिए, जैसे गेहूं, जौ या फिर उड़द के लिए, सॉरी सरसों के लिए। ठीक है। इन फसलों को सर्दियों में बोया जाता है और स्प्रिंग में काटा जाता है, यानी वसंत में। वहीं पे हम बात करें सप्लीमेंट्री इरिगेशन की। देखिए, जब आपका ड्राई सीजन होता है, तो वहां पे जो रेनफॉल है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है इरिगेशन सिस्टम्स के लिए, और जो आपकी विंटर क्रॉप्स है उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी। तो ये जो पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, ये हाईलाइट करते हैं मानसून के रोल को एग्रीकल्चर को बचाने में, वाटर रिसोर्सेज को बचाने में, और कल्चर डाइवर्सिटी जो है इंडिया में उसके लिए। ठीक है। तो मानसून जो है वो एक वेदर फिनोमेना ही नहीं है, बल्कि लाइफ लाइन भी है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक को कंट्री के अफेक्ट करता है। वहीं यदि हम बात करें कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट क्या होते हैं इंडिया पे, सबसे पहला कि ये अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न्स है। जो मानसून की रेनफॉल है इंडिया में, वो बहुत ही वेरिएबल है टाइम के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। यानी कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती है और कुछ इलाकों में सूखा पड़ा रहता है।
अगर हम बात करें सूखे की, तो अगर बारिश ज्यादा नहीं है या फिर कम है या फिर आप कह सकते हैं डिले हो गई है, तो अक्सर आपको सूखे की कंडीशन देखने को मिलती है। यानी जो फसलें उगाई गई थी वो प्रॉपर इरिगेट नहीं हो पाती, जिससे खाने की कमी हो जाती है। और साथ ही साथ जो किसान है उसको कई बार आर्थिक मंदी भी देखने को मिलती है। और यही नहीं, जो वाटर सप्लाईज हैं जहां से ड्रिंकिंग वाटर आता है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए, वो भी सूखने लगते हैं, तो बाकी चीजें भी अफेक्ट होती है। वहीं अगर हम बात करें फ्लड्स की, तो जहां पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे आपको फ्लड देखने को मिलता है, बाढ़ देखने को मिलती है, जो कि खेतों में खड़ी फसलें खराब कर देती है, लोगों के घर खराब कर देती है। और कई बार पुल वगैरह बहने से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाता है। बाढ़ में अक्सर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिससे कि उनके साथ कई सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते हैं। फिर हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की, मृदा अपरदन की। जब ज्यादा रेनफॉल होती है या बहुत तेजी से बारिश आती है, तो क्या होता है, जो सॉइल की कैपेसिटी है पानी को सोखने की, वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मिट्टी है वो पानी के साथ ही बह जाती है। और जो ऊपरी परत है मिट्टी की, टॉप सॉइल जो है, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है और एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यदि वो बह गई तो सॉइल की फर्टिलिटी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। वहीं पे हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। तो जो इरोडेड सॉइल है, जो कि डिपॉजिट होती है नदियों में, नहरों में, ठीक है, रिसीवर्स में, वो सेडिमेंटेशन को बढ़ावा देती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर बॉडीज की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। और क्या होता है कि एक टाइम के बाद वाटर बॉडीज ओवरवेलम हो जाती हैं और बाढ़ जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से काफी सारा पानी वेस्ट हो जाता है और इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए पानी की कमी हमें देखने को मिलती है। वहीं पे हम देखते हैं लैंडस्लाइड देखने को मिलती है हमें हिली एरियाज में। तो जो आपके हिली और माउंटेनियस रीजन्स हैं, वहां जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो जो मिट्टी है वो अनस्टेबल हो जाती है और लैंडस्लाइड्स का रिस्क बढ़ जाता है। जो स्टीप स्लोज है वहां से मिट्टी कमजोर पड़ने लगती है और आमतौर पे फिसल जाती है। वहीं हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की, तो जब लैंडस्लाइड्स होती हैं वो कई बार रोड को, रेलवे नेटवर्क्स को बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नेटवर्क अफेक्ट होते हैं। कई बार लोगों के घर भी चपेट में आ जाते हैं या पब्लिक बिल्डिंग्स भी चपेट में आ जाती हैं, जिससे कि अलग इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म होता है। लोग विस्थापित होते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं और रास्ते में मिट्टी जम जाने की वजह से जो इसेंशियल सर्विसेज हैं या एड हैं, इस तबाही के दौरान उन्हें पहुंचाने में बहुत मुश्किल आती है। वहीं हम बात करें इकोनॉमिक या सोशल इंपैक्ट की, लैंडस्लाइड्स का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसको दोबारा बनाने में, जो लोगों का लिवलीहुड गया उसको दोबारा से स्टार्ट करने में। सोशली अगर हम बात करें तो लोग कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्योंकि उनका जो घर था तबाह हो गया, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो तबाह हो गई, और कई बार लोग अपनी जान तक खो देते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ रहने वाले लोगों का काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस बनता है और सोशल इश्यूज जो हैं वो कम्युनिटीज को भी अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करें मानसून प्रेडिक्शन की इंडिया में, तो देखिए लगभग पिछली शताब्दी से ही हमने मानसून को प्रेडिक्ट करने के लिए काफी सारी चीजें अपने, आप कह सकते हैं, कंट्रोल में ली हैं। जैसे एस्टेब्लिशमेंट किया हमने किसका, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, आईएमडी का, जो कि स्नो कवर जैसे इंडिकेटर्स पे डिपेंड रहता है प्रेडिक्ट करने के लिए। तो लगभग एक शताब्दी पहले एक ब्रिटिश फिजिशियस थे जिनका नाम था जिलबर्ट वॉल्कर, जिन्होंने आईएमडी को बनाया था स्टैटिकल वेदर मॉडल पे। इस मॉडल को हम स्पेसिफिक वेदर फिनोमेना को समझने में इस्तेमाल करते हैं, जिसका उपयोग हम भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं। 2014 में न्यूमेरिकल मॉडल्स किए हमने कहां से, यूएस नेशनल सेंटर्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रिडिक्शन के साथ में, और स्टैटिकल मेथड्स को भी हमने इंक्लूड कर दिया ताकि हम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कर सके। हालांकि एडवांस न्यूमेरिकल मॉडल इस्तेमाल करने के बाद भी जो फॉरकास्टिंग एक्यूरेसी थी वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रही, जिसकी वजह से हम आज भी मानसून को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर हम अभी की बात करें तो लगभग 679 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हैं पूरे इंडिया में, आईएमडी के, जिससे वो डेटा कलेक्ट करती है।
जिसमें से 550 सरफेस ऑब्जर्वेटरी हैं, 43 रेडियो साउंड यूनिट्स हैं, 24 रडार्स हैं और 3 सैटेलाइट्स हैं। जो डेटा है वो काफी ज्यादा एडवांस डायनेमिकल मॉडल्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स इंक्लूड होते हैं जो कि एक्यूरेट करंट वेदर डेटा प्रोवाइड करने की हमें कोशिश करते हैं ताकि हम इफेक्टिव प्रिडिक्शन कर पाए। आईएमडी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइड वेदर फोरकास्ट भी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये वेराई कर सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं मानसून फोरकास्ट में इंडिया की, सबसे पहला है इनसफिशिएंट डेटा कलेक्शन। देखिए, इंडिया जो है वो सफिशिएंट वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस में लैग करता है, खासकर रिमोट और रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिक एरिया जो है वो खाली रहता है जहां से हमें वेदर डेटा कलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से डेटा में गैप आते हैं और ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जो कि हम नहीं कर पाते हैं इन गैप्स की वजह से। फिर आता है हमारा इम्पैक्ट ऑन फोरकास्ट। जब तक हमारे पास पूरा डेटा नहीं होगा, जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो पूरी तरीके से लोकल वेदर पैटर्न्स को नहीं समझ सकते, जो कि इनकी एबिलिटी को हर्ट करता है मानसून को प्रेडिक्ट करने के लिए, कब मानसून ताकतवर होगा उसके लिए, और मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन कब कहां कैसे होगा इसके लिए। जो ये लैक ऑफ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है ये इनएक्यूरेट फॉरकास्ट करवा देती है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्लानिंग है और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है वो तक अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता मानसून कब कहां कितना ज्यादा आने वाला है। वहीं पे दूसरा फैक्टर है हमारा क्वालिटी ऑफ वेदर स्टेशंस। सबसे पहला है सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, जिसको आप घटिया उपकरण भी कह सकते हैं या फिर थोड़े कम क्षमता वाले उपकरण। तो हमारे पास बहुत सारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हैं इंडिया में, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो काफी लो है। ये स्टेशंस कई बार टेक्निकल इश्यूज के सफर करते हैं, इनमें पुअर सेंसर्स हैं और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो रिलायबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें मेंटेनेंस नीड की, तो लगभग हमें रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है ताकि हम एक्यूरेट डेटा को फाइंड कर सकें, लेकिन कई सारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी बार गलत फॉरकास्ट भी हमें प्रोवाइड कर देते हैं, और साथ ही साथ इसकी वजह से या तो हम अंडर रिपोर्ट कर देते हैं या ओवर रिपोर्ट कर देते हैं पैरिस रिपीटिशन लेवल को। ठीक है, यानी डेटा कुल मिला के इनएक्यूरेट आगे फॉरवर्ड होता है। वहीं पे फिर हम बात करें डेटा गैप्स की, की फैक्टर्स क्या हैं? जो आपके इसेंशियल मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे कि डस्ट लेवल्स, एरोसॉल, सॉइल मॉइस्चर, मैरीटाइम कंडीशंस, ये लगातार इंडिया में मॉनिटर नहीं किए जाते, जबकि ये जो फैक्टर्स हैं ये काफी सिग्निफिकेंट रोल प्रोवाइड करते हैं वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करने में और मानसून डायनामिक्स को बनाने में। फिर आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो डेटा है ये अब्सेंस होता है इन क्रिटिकल एलिमेंट्स में से, जिसकी वजह से मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो काफी ज्यादा लैग करते हैं अंडरस्टैंड करने में मानसून सिस्टम को। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं कि जो एरोसोल है वो क्लाउड फॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकती है और रेनफॉल पैटर्न्स को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन इनका डेटा ना होने की वजह से हम बाकी चीजें करवा ही नहीं सकते। फिर आता है हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉरकास्ट मॉडल्स। सबसे पहला है इंपोर्टेड मॉडल्स। जितने भी आप कह सकते हैं फॉरकास्ट मॉडल्स हम इंडिया में यूज करते हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री से लिए गए हैं। ठीक है, और इन्हीं को क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है वेस्टर्न कंट्रीज के, जो कि इंडिया से अलाइन नहीं होते हैं कई बार। फिर हम बात करते हैं कस्टमाइजेशन नीड्स की। जो इंडिया का वेदर पैटर्न है वो कॉम्प्लेक्स है और यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर जैसे कि हिमालयाज की वजह से, थार डेजर्ट की वजह से और बहुत ही वास्ट इंडियन ओशन की वजह से काफी ज्यादा अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इन सिस्टम्स को कस्टमाइज करने की नीड होती है ताकि हम इनको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकें। वहीं पे फिर आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट। सबसे पहला है कि हमारे पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हो या मेट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट हो, जिसकी वजह से जो डिपार्टमेंट की कैपेसिटी है डेवलप करने में, इंप्लीमेंट करने में या रिफाइन करने में एडवांस फॉरकास्टिंग टेक्निक्स को और मॉडल्स को, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती है, कम होती है।
फिर हम बात करें एक्सपर्टीज की फॉरकास्टिंग में, तो जो स्किल्ड पर्सनल है वो ज्यादा जरूरी होते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालिसिस कर सकें, एग्जिस्टिंग मॉडल्स को बढ़ा सकें तथा न्यू टेक्नोलॉजी या फॉरकास्टिंग सिस्टम्स को इंक्लूड कर सकें। ये जो लैक ऑफ एक्सपर्टीज है ये हैम्पर करती है डेवलपमेंट को ज्यादा प्रिसाइज और रीजन स्पेसिफिक वेदर प्रिडिक्शन टूल्स बनाने में। वहीं अगर हम बात करें कि अभी हाल फिलहाल में क्या इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं, तो देखिए हम कह सकते हैं जो एक्यूरेट मॉनसून प्रिडिक्शन है वो फार्मर्स के लिए जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ पॉलिसी मेकर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि वो कंपनसेशन और सपोर्ट प्राइस को प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही डिफाइन कर सके। इसको सुधारने के लिए इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स अभी हाल फिलहाल में लिए हैं, जैसे कि आपका पहला है मानसून मिशन ऑफ इंडिया। इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने लॉन्च किया था 2012 में। ये एम्प्लॉय करता है एडवांस अप्रोचेस को, जैसे कि हाई रिजोल्यूशन मॉडलिंग हो गया या डेटा सिमुलेशन हो गया, ठीक है, ताकि हम फॉरकास्टिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। इस इनिशिएटिव ने काफी हद तक ऑपरेशनल सीजनल फॉरकास्ट को 2017 के बाद अभी तक प्रेडिक्ट करने में काफी मदद की है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? सीजनल और इंट्रा सीजनल मानसून फॉरकास्ट को बताने में, साथ के साथ जो मीडियम रेंज फॉरकास्ट हैं उनको एनहांस करने में भी। फिर आता है हमारा एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरीज। जो आईएमडी है वो कोलैबोरेट करता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ में, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरीज प्रोवाइड की जा सके वर्नाकुलर या लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि जो फार्मर्स हैं वो क्रिटिकल ऑपरेशंस को, जैसे कि कब चीजें बोनी है, कौन सी क्रॉप उगानी है, या कितना ज्यादा हमें उसमें छिड़काव करना है पेस्टिसाइड्स का, या इरिगेशन को कैसे मैनेज करना है, वो सब प्लान कर सके मौसम की भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग ही। फिर आता है हमारा फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम या फ्लड मैनेजमेंट सपोर्ट। जो मेट्रोलॉजिकल सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन को, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ही फ्लड वार्निंग दे सके, बाढ़ आने के पहले ही बता सके लोगों को, ताकि जो बाढ़ के आने के बाद तबाही होती है वो कम से कम की जा सके। फिर आता है हमारा इंडो यूएस एक्सपेडिशन। 2018 में इंडियन ओशन रिसर्च की एक वेसल थी सागर निधि, ठीक है, इसको हमने इंडो यूएस एक्सपेडिशन पे भेजा था ताकि ये बे ऑफ बंगाल से डेटा को कलेक्ट कर सके, ताकि हम अपनी प्रेडिक्शन मॉडल्स को इंप्रूव कर सकें साउथ वेस्ट मानसून के रिगार्डिंग, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के क्लाइमेट में, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश इससे हमें देखने को मिलती है। वहीं पे दूसरा है हमारे पास नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये मिशन जो है इंडिया की कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में और एडवांस मेट्रोलॉजिकल मॉडलिंग को सपोर्ट करने में काफी मदद करता है, यानी जो गैप्स सुपर कंप्यूटिंग पावर में जनरेट हुए उनको भरने में, और बहुत ज्यादा एक्यूरेट और टाइमली मॉनसून फॉरकास्ट करने में ही हमारी काफी ज्यादा मदद करता है। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये दिखाते हैं इंडिया के कमिटमेंट को साइंटिफिक एडवांसमेंट को बढ़ाने में, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को बढ़ाने में, ताकि हम मानसून की फॉरकास्टिंग एक्यूरेट कर सकें, ताकि हमारा एग्रीकल्चर फायदे में जा सके, हम वाटर मैनेजमेंट अच्छे से कर सके, साथ के साथ हम पूरे नेशन में पहले ही प्लानिंग कर सकें अगर वहां कहीं बाढ़ या कोई आपदा आने वाली है बारिश की वजह से। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड मानसून की। जो क्लाइमेट चेंज है वो इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो बदल देता है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो है मानसून रेनफॉल का उसको भी काफी हद तक बदल देता है। अगर इन चेंजेस को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से लिंक करें तो ये काफी ज्यादा परमानेंट है और बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल से भरे हुए हैं कि ये इंडियन मानसून को अफेक्ट कर सके, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें फर्दर डेटा की या री एनालिसिस की, तो वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को समझ सकें और साथ के साथ नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के इम्पैक्ट को भी समझ सकें, जैसे कि आपका एल नीनो इवेंट्स होते हैं, ताकि हम इन दोनों चीजों को इंडिया की मानसून क्लाइमेट से कनेक्ट करके अच्छे से समझ सके। जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमें फूड सिक्योरिटी करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, यानी हमें सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है मानसून वाटर का वो अपने पास
संभाल के रखना है, जो कि अभी तक अंडर यूटिलाइज्ड है। क्यों? कई सारे कारणों की वजह से, बाढ़ आ जाने की वजह से या प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट ना होने की वजह से। और ये जो मानसून वाटर है, इसका हम फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं इरिगेशन में या पावर जनरेशन में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे। ठीक है, इन रिसोर्सेज को एडवांस करने में, ताकि फॉरकास्ट जो है मानसून का वो काफी, आप कह सकते हैं, रिलायबल हो। ठीक है, ताकि हमारी रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी बरकरार रह सके। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के क्लाइमेट पैटर्न्स को सिक्योर करने में और टाइमली एक्शंस को लेने में इन सिस्टम्स की एनहांसमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ये इन्वॉल्व करता है इम्प्लीमेंट करने में इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को डोमेस्टिकली, जैसे कि आपका नेशनल गंगा एक्शन प्लान हो गया क्लाइमेट चेंज पे, साथ के साथ इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कि आपका यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया। तो ये जो है, ये चीजें हमें इंटरकनेक्टेड ग्लोबल एनवायरनमेंट कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के बारे में समझाती हैं, जो कि हमारे शेयर्ड फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो है हमारा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। ये सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि इक्वेटर के पास आपको देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट में और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स में, जो कि यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाती है। ये एक बहुत ही चौड़ा ट्रफ है लो प्रेशर का, जहां पे जो गर्म हवा है वो इंटेंस सोलर हीटिंग की वजह से अर्थ सरफेस के पास उठना शुरू हो जाती है नियर द इक्वेटर। वहीं अगर हम लोकेशन मूवमेंट की बात करें तो देखिए, जनरली ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर के पास में आपको देखने को मिलेगा। सन की मूवमेंट के साथ ही नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड ये शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, जब सन सबसे ऊंचाई पे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गर्मियों के दौरान, तो ये नॉर्थवर्ड जाएगा। जब सन नीचे होगा सर्दियों के दौरान, तो ये साउथवर्ड जाएगा। ठीक है, और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है सन के अराउंड। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पड़ता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पड़ता है 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, ट्रेड विंड्स जो हैं, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर की तरफ बहना शुरू करती हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं और जो सदर्न हेमिस्फीयर की साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, वो यहाँ इक्वेटर पे आके कन्वर्ज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे ट्रेड विंड्स इक्वेटर के पास पहुंचती हैं, ये वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स के साथ गर्म होती हैं और एयर को ऊपर उठाना शुरू कर देती हैं। जहां से जोन होता है लो प्रेशर का, वो क्रिएट होता है इक्वेटर के आसपास, जिसको हम कहते हैं ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। फिर आता है हमारा वेदर एंड क्लाइमेटिक इफेक्ट्स। क्या होते हैं इसके? जो ITCZ है वो काफी ज्यादा अबंडेंट क्लाउडीनेस में होता है और काफी ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया भर के कई हिस्सों में मानसून के आगमन की शुरुआत भी करता है। तो जो सीजनल मूवमेंट्स हैं ITCZ के, वो टाइमिंग और इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं मानसून की ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि इसका वेदर पैटर्न्स में क्या इंपैक्ट होता है, तो देखिए, जो ट्रेड विंड्स हैं जब वो कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो एसोसिएट होती हैं ITCZ की राइजिंग के साथ में, जो कि एक डायनामिक वेदर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसके साथ साथ बिजली कड़कना या थंडरस्टॉर्म या फिर चक्रवात या साइक्लोनिक एक्टिविटीज जो हैं, वो ITCZ के पास लगातार होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो राइजिंग वार्म एयर है वो आमतौर पे अनस्टेबल हो जाती है। तो जो चेंजेस आते हैं पोजीशन में या स्ट्रेंथ में ITCZ के, वो लोकल रीजनल वेदर में फ्लक्चुएशंस पैदा कर सकते हैं, जो कि वहां के एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर सकता है, वाटर रिसोर्सेज को अफेक्ट कर सकता है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स की। वहीं पे जो हम बात करें एल नीनो की, तो देखिए, जो पीरियोडिक वार्मिंग होती है सी सरफेस के टेम्परेचर्स की सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, तो ये जो वार्मिंग है, जो गर्म होना है, ये ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को और क्लाइमेट सिस्टम्स को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। आइए समझते हैं क्यों। सबसे पहला, अगर हम नेम ओरिजिन को देखें कि इसका नाम एल नीनो क्यों पड़ा है, तो एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है चाइल्ड और द क्राइस्ट चाइल्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लगभग आपका क्रिसमस के टाइम के अकॉर्डिंग ही आता है। तो इसको ये नाम पेरुवियन के एक मछुआरे ने, एक फिशरमैन ने दिया था, जिसने पहली बार क्रिसमस सीजन के दौरान इस वार्म करंट को नोटिस किया था,
जो कि ठंडे पानी को या कोल्ड वाटर्स को वहां से रिमूव कर रहा था। वहीं अब हम बात करें ओशियनिक चेंजेस की। सबसे पहला होता है हमारा वार्म वाटर एक्यूमुलेशन। जो एल नीनो है वो आमतौर पे ओशियनिक करंट्स और हवाओं के पैटर्न को डिस्टर्ब कर देता है। नॉर्मली अगर हम बात करें, जो ट्रेड विंड्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं पैसिफिक ओशियन में, जो कि गर्म पानी के सरफेस को वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ धकेलना शुरुआत कर देती है, जो कि आपका थर्मोक्लाइन या फिर कहें स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट की शुरुआत करता है। और जो आपका वार्म वाटर है, जब वो पाइल्ड अप हो जाता है वेस्टर्न पैसिफिक के साथ में, और कोल्ड वाटर जो है वो साउथ अमेरिका के कोस्ट की तरफ बहना शुरू कर देता है। वहीं पे फिर हम बात करें वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स की। तो एल नीनो के होने के बाद भी जो आपकी एल नीनो के दौरान जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं वो या तो कमजोर हो जाती हैं या फिर उल्टा बहना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू करता है पेरू और इक्वाडोर कोस्ट के पास, यानी साउथ अमेरिका के दौरान। वहीं हम बात करें एटमॉस्फेरिक चेंजेस की। सबसे पहला जो वॉल का सर्कुलेशन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जो आपका ट्रॉपिकल पैसिफिक है वहां पे एल नीनो के दौरान जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है या चेंज होता है। नॉर्मली जो एयर है वो वेस्टर्न पैसिफिक में उठती है और ईस्टर्न पैसिफिक में डाउन हो जाती है, लेकिन एल नीनो के दौरान जो सर्कुलेशन है वो वीकन हो जाता है और साथ ही साथ जो आपका वेदर पैटर्न है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। वहीं फिर हम बात करें इंक्रीज्ड कन्वेक्शन की। जो आपका गर्म ओशनिक सरफेस टेम्परेचर है वो कन्वेक्शन को शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो बढ़ता है और सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में बारिश बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर हम इम्पैक्ट्स की बात करें, सबसे पहला ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो देखिए कुछ रीजन्स में ये बारिश बढ़ा सकता है, जैसे कि साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, लेकिन कुछ इलाकों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या इंडिया हो गए, वहां पे ये बारिश रुक भी सकता है। और इसी की वजह से एकदम से बारिश बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से कुछ इलाकों में हमें बाढ़ देखने को मिलती है और कुछ इलाकों में हमें सूखा देखने को मिलता है। वहीं फिर हम बात करें टेम्परेचर एनोमलिसिस की। तो ये जो पानी का गर्म होना है ये एवरेज टेम्पर से ऊपर जाने में क्या करता है, हीट वेव जनरेट करता है, जो कि वेदर पैटर्न्स को वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। वहीं अगर हम समुद्री जीवन पे या मरीन लाइफ पे इसके इम्पैक्ट की बात करें, सबसे पहला जो आपके मत्स्य पालन है या फिशरीज इलाके हैं, वहां पे क्या होता है, जो सरफेस वाटर है जब वो रिड्यूस कर देता है कोल्ड और न्यूट्रिशन वाटर्स को कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पे, तो क्या होता है, जो मछलियां हैं वो वहां पे कम होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो लोकल लोग हैं वहां के, जो मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करते थे, उनका जो लिवलीहुड है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। वहीं फिर हम बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स की। सबसे पहला एग्रीकल्चर के लिए डिजास्टर है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ गया और रेनफॉल कम हुई तो कई सारी जो फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं, ठीक है। और जो फार्मर्स हैं वो कम ही फसल बाजार में बेच पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लागत है वो तो कई बार रिकवर नहीं होती है। वहीं फिर हम बात करें इकोनॉमिक कॉस्ट की, तो देखिए जो वेदर है, एग्रीकल्चर है या फिशरीज है, वहां पे सब्सटेंशियल इकोनॉमिक लॉस हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डिजास्टर रिलीफ के लिए या फिर रिकवरी एफर्ट्स के लिए जो सरकार है वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, लेकिन उस इलाकों से उतना रिटर्न आया ही नहीं होता है, ठीक है। वहीं हम बात करें एल नीनो के क्या फेस होते हैं। देखिए सबसे पहला जो सी सरफेस है वो गर्म होगा टेम्परेचर के साथ में, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है वो अफेक्ट होती है। वहीं हम बात करें ला नीना की, तो वो उसका अपोजिट है, जहां पे सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में ठंडा पानी होता है एवरेज के मुकाबले, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स जो हैं वो मजबूत होती हैं और कोल्ड वाटर जो है वो कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका से बहना शुरू कर देता है। वहीं हम बात करें न्यूट्रल कंडीशंस की, चाहे वो एल नीनो हो या ला नीना हो, जो कंडीशंस हैं ओशन एटमॉस्फेरिक में वो हमेशा आपकी बैलेंस स्टेट्स में होंगी, यानी कम ज्यादा नहीं होगी। वहीं पे हम बात करें मॉनिटरिंग सिस्टम्स की, ताकि इसको प्रेडिक्ट किया जा सके, तो देखिए कई सारी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन और मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज हैं, जैसे कि हो गया आपका नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नोवा।
ये कई सारे सैटेलाइट्स को, बायोस को और ओशनिक डेटा को यूज करते हैं ताकि ये सी सरफेस को मॉनिटर कर सकें और टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकें ताकि ये एल नीनो जैसे इवेंट्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर दें। वहीं पे अगर हम बात करें इसका फोरकास्टिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो जो आपके एडवांस क्लाइमेटिक मॉडल्स हैं या हिस्टोरिकल डेटा है जो कि हमें हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में मानसून की शुरुआत को, उसके ताकतवर होने को या कितने टाइम तक वो रहेगा एल नीनो के रिस्पेक्ट में, वो हमें समझाने में मदद करते हैं ताकि हम पहले से ही तैयार हो और एल नीनो से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकें। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने मानसून एंड क्लाइमेट को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक विनती है, इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसी नोट के साथ इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।